हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्वेल्थ क्लास से और ट्वेल्थ क्लास के पहले चैप्टर से रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन दोनों में से किसी को भी समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने की कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। प्रीवियस क्लासेस में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जाना है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका, सपोज़ कोई सेट है हमारे पास ए, जिसमें कैसे एलिमेंट हैं, सपोज़ कर लेते हैं 1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट हैं। दूसरा सेट है हमारे पास कोई बी, जिसमें और 2 एलिमेंट्स, 2 या 3 जितने भी हम ऐड करना चाहें कर सकते हैं, 3 4 2 एलिमेंट लेके चलते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफ़ाइन कैसे होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफ़ाइन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफ़ाइन होता है एक्स और वाई एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, जिसमें से एक्स मतलब पहला वाला टर्म एलिमेंट बिलोंग करेगा पहले सेट से, ठीक है, ए, और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी से, ठीक है। इसको यहाँ लिखना था, इसको यहाँ लिखना था, ऐसे लिखा जाता है ये ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए और बी का डिफ़ाइन होता है कैसे, एक्स और वाई एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, जिसमें से पहला एलिमेंट बिलोंग करता है पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करता है दूसरे सेट से। ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। इसको अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू पहला एलिमेंट पहले सेट का 1, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का 3, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा और पहला एलिमेंट फिर दूसरे सेट के साथ, ठीक है। ये ए क्रॉस बी है, जिसमें से जो भी हम पहला एलिमेंट लिख रहे होंगे वो सेट ए से आ रहा होगा। देखो 1 जो पहला एलिमेंट है वो किससे आया, सेट ए से आया, ये भी सेट ए का, ये जो एलिमेंट लिख रहे हैं हम पहला एलिमेंट वो भी किसका है, पहले सेट का है, ये जो एलिमेंट हम लिख रहे हैं ये भी किसका है, पहले सेट का है, ठीक है। और उसी तरीके से सेकेंड एलिमेंट जो हम लिख रहे हैं वो सेकेंड सेट का है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का, मतलब सेकेंड सेट मतलब बी सेट का। पहला एलिमेंट जो भी हम लिखेंगे वो सेट पहले सेट वो सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट हम जो भी लिखेंगे वो सेट बी का होगा। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है। इनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ गया होगा। पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, और ऑर्डर्ड क्यों, क्योंकि एक ऑर्डर में है कि पहला वाला एलिमेंट पहले ही सेट से आएगा और हमेशा जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से आएगा, ठीक। अगर इसी को हमें बी क्रॉस ए लिखना होता, बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको बताना होता, तो क्या हो जाता है ये, तब ये होता कि पहला एलिमेंट जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो पहला एलिमेंट सेट बी का आएगा, तो 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 1 के साथ और 4 का 2 के साथ। हर एक एलिमेंट के साथ इसका पेयर बनाते हैं। बस शर्त इतनी होती है कि पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है, जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है उसका। तो ये इतना हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। रिलेशन क्या होता है, अब रिलेशन पे आते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ एक पॉइंट और जान लो कि जनरली ए क्रॉस बी ये सब पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी रिकॉल करा देती हूँ। ये सब रिकॉल करने का पार्ट है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पता रहेगा तभी जा कर के रिलेशन और फंक्शन दोनों समझ में आएगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस पे। ए क्रॉस बी कैसे होता है, जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब आप आगे जाओगे और हायर स्टडीज़ करोगे, 12th के बाद जाओगे, तो वो 2 कंडीशन वहाँ पे आती है जब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ये आगे पढ़ाया जाएगा आगे हायर स्टडीज़ में। लेकिन जनरली ये जानो कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। तुम खुद ही देख लो ऊपर, जो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है क्या बी क्रॉस ए का भी वही एलिमेंट है। अब ये मत कहना हाँ मैम 1 3 इसमें भी है, 3 1 3 इसमें भी है। ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे 1 क्या है, एक्स है,
एक्स का मतलब ए का एलिमेंट है, यहाँ पे 3 बी का एलिमेंट है। मतलब 1 क्या है, यहाँ एक्स वाई के फॉर्म में लिखा है ना, तो एक्स क्या है 1 है, यहाँ ये भी एक्स वाई के फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ एक्स क्या है 3 है। तो एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। ठीक। और अगर तुम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में भी समझना चाहते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में, तो ऐसे देखो, सपोज़ ए क्रॉस बी की मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे ए क्रॉस बी का, तो अगर 1 एक्स के क्या क्या एलिमेंट हैं, 1 और 2 है। ठीक। वाई के क्या क्या एलिमेंट हैं, 3 और 4 हैं। 1 का 1 का इमेज किधर जा रहा है, 3 पे जा रहा है। ठीक। 1 का इमेज किधर जा रहा है, 4 पे जा रहा है। 2 का इमेज किधर पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। ठीक। 2 का इमेज किधर पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। ये इस तरीके से सेट हुआ ए क्रॉस बी के लिए, ये हुआ। अब बी क्रॉस ए के लिए किस तरीके से हो जाएगा, 3 है 1 है, 3 की पेयरिंग 3 है और 4 है। ठीक। 3 और 4 है, 3 की पेयरिंग किससे हो रही है, 1 से हो रही है। 3 की पेयरिंग 2 से हो रही है, 1 से हो रही है और 2 से हो रही है। 4 की पेयरिंग 1 से हो रही है और 4 की पेयरिंग 2 से हो रही है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, देख लो यहीं पे देख लो कि x और x के इस केस में a क्रॉस b के केस में x हो गया 1 और 2, b क्रॉस a के केस में x हो गया 3 और 4। क्या है, a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x अलग एलिमेंट है, यहाँ पे के लिए x अलग एलिमेंट है, यहाँ के लिए y का अलग एलिमेंट है, यहाँ के लिए y का अलग एलिमेंट है। ठीक है। तो जनरली a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता है। अब समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन भी इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफ़ाइन होता है। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया है ना, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट पे रिलेशन भी डिफ़ाइन होता है। बस एक कंडीशन लगा दी जाती है और उसके बाद जो सेट बन के आता है, जो ऑर्डर्ड पेयर बन के आते हैं, वही हमारा रिलेशन होता है। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ, एग्ज़ाम्पल से मैं बता रही हूँ कि अगर मैं ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी है 1 3 1 4 2 3 2 4, यही ऊपर वाले एग्जांपल को मैं लेके चल रही हूँ। अगर यहीं पे मैं एक रिलेशन डिफाइन कर दूँ, किस तरीके का रिलेशन, आर सच दैट, सपोज़ एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है, कहाँ से, सेट ए से सेट बी में। एक इस तरीके का रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है सेट ए से सेट बी में। ठीक। किस तरीके का, जहाँ पे आर दिया जाता है, एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं आर से, और नहीं, सपोज़ एक्स और वाई इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर हैं, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, वाई बिलोंग कर रहा है बी से। और अब ये देखो, यहाँ तक तो डिफिनेशन वही कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली है। देखो ऊपर, यहाँ तक डिफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली ही है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली ही है। अब यहाँ पे एक हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 11। मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम वही एक्स और वाई को पेयर के रूप में लिखेंगे जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 11 आ रही हो। जैसे अब ये रिलेशन क्या बन के आ जाएगा, रिलेशन आएगा हमारा, कोई एक्स, ये पेयर सपोज हम उठाते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब 1, यहाँ रफ वर्क करके दिखा रही हूँ। अगर हम 1 और 3 को उठा रहे हैं, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 10 देता है। क्या ये 11 से बड़ा है, नहीं है। तो हम यहाँ पे ये वाला पेयर नहीं लिखेंगे, सेकंड पेयर पे आते हैं, 1 और 4 वाले पेयर पे। 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 प्लस 1 17 हो गया। क्या ये 11 से बड़ा है, हाँ है। तो ये जो रिलेशन हम डिफ़ाइन किए हैं, या हमें डिफ़ाइन करने को बोला गया है, या क्वेश्चन में दिया है ये रिलेशन डिफ़ाइन करने के लिए करके, तो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इस कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट का
ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा कर रहा है? ये वाला कर गया है, 1 और 4 वाला। तो 1 और 4 क्या हो जाएगा? हमारा रिलेशन डिफाइन हो जाएगा इस पे, ये रिलेशन के अंडर आ जाएगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो सेट आर के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट आर को हम जनरली रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 और 3 को उठाते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 13 हो गया। क्या 13 हमारा 11 से बड़ा है। तो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 4 पे आते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 हमारा x है, 4 हमारा क्या है? y है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 + 16, ये हो गया 20 हो गया। ये 11 से बड़ा है, ये भी है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी हम, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी हम लेंगे, 2 और 4। अब ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये पता है ना इसको, ये ए क्रॉस बी बोलते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए टू बी। अब हाँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं? अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, सपोज़ ये सेट ए है और सेट बी है। रिलेशन किससे डिफाइन हो रहा है? ए से बी पे जा रहा है। ए से बी पे हमारा रिलेशन बन रहा है। ए क्या है? ए में एक्स है, मतलब ए में पहला एलिमेंट है, और मतलब जो पहला एलिमेंट है ये ए का है, जो बी दूसरा एलिमेंट है वो बी का है। या ऐसा कह लो, जो पहला एलिमेंट है उसको हम एक्स बोलते हैं, वो कहाँ बिलोंग करता है? ए में। जो पहला एलिमेंट और जो दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करता है? वो किसका एलिमेंट? वो वाई है। और वो कहाँ बिलोंग करता है? वो बी में बिलोंग करता है। तो 1 2 1 2, मैंने बताया ना 2 बार रिपीट कर रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि इसी, कितनी बार 2 आएगा? एक ही बार तो आएगा। 4 3 4। 1 किससे रिलेटेड है? 4 से रिलेटेड है। 2 किससे रिलेटेड है? 3 से रिलेटेड है। 2 किससे रिलेटेड है? 4 से भी रिलेटेड है। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? रिलेशन ए से बी का। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि हायर स्टडीज़ में भी यही चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। सपोज़ अगर आप 12th कंप्लीट करने के बाद आप बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, या प्लेन ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो इसी का कंटिन्यूएशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 9th में जो चैप्टर थे उन्हीं का कंटिन्यूएशन 10th में था। 11th के जो चैप्टर हैं उन्हीं का कंटिन्यूएशन 12th में है। तो उसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी आगे कंटिन्यू होंगी, बस एक बड़े पैरामीटर में पढ़ाया जाएगा, ब्रॉड व्यू के अंडर। तो ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सपोज़ कोई सेट है हमारे पास ए बी, कोई सेट है, तो ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। मतलब ए से बी पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है जिसको ए क्रॉस बी बोलते हैं। एक्स और वाई के एक ऑर्डर्ड पेयर होता है ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें पहले एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट जो सेकेंड सेट से आता है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये जो मैंने लिखा है ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें से पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। एग्जाम्पल दे के भी समझाया आपको। पहला ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये ए क्रॉस भी कैसे बनेगा? पहले की मैपिंग थर्ड पे होगी। पहले एलिमेंट की पहले ऑर्डर पेयर बनाना है तो पहला एलिमेंट 3 के साथ जाएगा, फिर पहला एलिमेंट 4 के साथ जाएगा, सेकंड 2 किससे जाएगा? 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा? 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। इस तरीके से ए क्रॉस बी डिफाइन होता है। ठीक, बी क्रॉस से डिफाइन करना होता तो कैसे होता? पहला एलिमेंट बी का पहले एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ गया, ठीक है, फिर इसी 3 का मैपिंग 2 के साथ, 4 की मैपिंग 1 के साथ और 4 की ही मैपिंग 2 के साथ। ये इस तरीके से बनता है। और ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। जनरली होता है 2 केस में, वो आगे पढ़ाया जाएगा, आगे की स्टडीज़ में वो बताएंगे। ए क्रॉस बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी का? ये सेट ए है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक, ए क्रॉस बी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सेट बी है, ये सेट ए है। यहीं से रिप्रेजेंट किया है मैंने कि 1 और 1 ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो पहले आ रहे हैं? 1 2,
ए के कितने एलिमेंट हो गए 1 और 2, बी के कितने एलिमेंट हो गए जो बाद में आ रहे हैं 3 और 4, ठीक है। अब इनकी मैपिंग करा दो। कैसे मैपिंग करानी, मतलब कैसे प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है, क्या ऑर्डर्ड पेयर है, 1 का 3 के साथ है, 1 का 4 के भी साथ है, 2 का 3 के साथ है, 2 का 4 के भी साथ है, 3 का ये बी क्रॉस ए का है। उसी तरीके से देख लो, अब समझ में आ गया होगा। रिलेशन मैंने समझा ही दिया क्या होता है। रिलेशन फंक्शन समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट का बताया है क्या होता है। अब रिलेशन देखो क्या है, यही ऊपर वाले एग्जांपल को ही मैंने कंटिन्यू किया, ये वाले एग्जांपल को, कि रिलेशन क्या होता है, ए से बी पे रिलेशन डिफ़ाइन होता है। और आर किस तरीके से, सपोज़ हमें यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है कि तुम ये रिलेशन दिया हुआ है और अब तुम एक सेट बनाओ जो इस रिलेशन को डिफ़ाइन कर रहा है। यहाँ तक हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन। अब आगे एक कंडीशन दे दी जाती है रिलेशन में, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में का जो पेयर उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, उसी ऑर्डर्ड पेयर को हम निकाल करके रिलेशन में डालते हैं, रिलेशन के सेट में डालते हैं। आर वही हमारा आर का सेट बनता है। देखो मैंने यहाँ दिखाई दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने दिखा दिया कि रिलेशन किससे डिफ़ाइन है, रिलेशन कहाँ से किस सेट से किस सेट पे डिफ़ाइन है, ए से बी पे डिफ़ाइन है, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ए से बी पे डिफ़ाइन था, बस उसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका इस तरीके से होता है, ए क्रॉस बी, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं रिलेशन के जो आपके बुक में है, ठीक है। ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, ए और ए बी से किस तरीके से रिलेटेड है, ए जो है ब्रदर है बी का। ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, और ए बी से किस तरीके से रिलेटेड है, ए सिस्टर ऑफ बी। ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, जहाँ पे ए बी से किस तरीके से रिलेटेड है, एज ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन द एज ऑफ बी, ठीक। ए की एज बी के एज से ज़्यादा है। नेक्स्ट आप दोनों देखना, ये इजी है, आप देखना। और ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसको लिखा कैसे जाएगा कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो किस तरीके से लिखा जाएगा। इस तरीके से सिम्बलाइज़ किया जाता है कि ए रिलेटेड टू बी, कि ए जो है ए का रिलेशन बी से है। ये जो पर्टिकुलर नोटेशन है ना, ये आगे आपको यूज़ होगा जब आप टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जब आप ये पढ़ेंगे तब इस तरीके से नोटेशन का यूज़ होगा। अभी आप ये समझ लो, 2 एग्जांपल आप देख लेना, 3 एग्जांपल मैंने समझा दिया है, ठीक। ये चीज़ तो मैंने बता ही दी थी, ये पूरा आपको समझाया था। और यहाँ पे एक चीज़ देख लेना कि आर क्या होता है, रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। पता ही है आपको क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी से ही हम निकाल करके आर को लिखते हैं, रिलेशन लिखे जाते हैं। तो आर जो है ऑब्वियसली ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। सबसेट मतलब तो समझते ही हो गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें पढ़ना है 2 तरह के रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे 2 तरह के रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है ये पढ़ना है। यूनिवर्सल से तो समझ में ही आ रहा होगा क्या होगा, और इससे एम्प्टी से भी, एम्प्टी वर्ड से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि है क्या, आना तो चाहिए। चलो ठीक है, फिर से बताती हूँ आपको। एम्प्टी रिलेशन क्या है, खाली, मीन्स वो जो रिलेशन आए वो खाली हो, उसमें कोई एलिमेंट ना हो। ये कैसे होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सेट ले रहा है, क्या ले रहा है, एक सेट के ले रहा है ए, जिसमें क्या एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 हैं, ठीक। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका ले रहा है, ए क्रॉस ए का ले रहा है, मीन्स इसी को ये
इसी में से ये x के एलिमेंट्स भी लेगा और इसी सेट में से y के भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक और a नीचे लिख लिया करो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे बहुत से इनिशियल है ना, तो हो सकता है ना समझ में आए, वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 11th में पढ़े ही हो तो समझ में आएगा, फिर भी समझाने के लिए फिर से लिख देती हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही लिख लेती। अब a क्रॉस a का a क्रॉस a में ऑर्डर पेयर लिखे जाते हैं, तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 और 5 तो है नहीं, 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3 हो गया, 3 4 हो गया। इतने एलिमेंट्स बने। 4 भी तो है, 4 भूल गई, 4 1 हो गया, 4 2 हो गया, 4 3 हो गया और 4 4 हो गया। ठीक, रिलेशन किस तरीके से डिफ़ाइन है ये देखो। रिलेशन डिफ़ाइन हुआ है कि a और b मीन्स a और b की जगह x और y भी लिखा जा सकता है। a और b ऐसे लिया जाएगा, मीन्स पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में इस तरीके का रिलेशन होगा कि पहले में से दूसरे को माइनस करने पे 10 मिलना चाहिए, पहले में से दूसरे को माइनस करने पे 10 मिलना चाहिए। सब लिखते हैं इसका, 1 - 2 10 के इक्वल नहीं होगा, तो आर में ऐसे ऑर्डर पेयर खोजना है जिसमें से पहले एलिमेंट को माइनस करने पे दूसरे से 10 मिल जाए। ठीक, 1 - 2 10 देगा नहीं, 1 - 2 देगा नहीं, ये मैंने क्यों 2 बार लिख दिया है, 1 1 होगा ना। हाँ, तो 1 - 1 10 देगा नहीं, 1 - 2 10 देगा नहीं, 1 - 3 10 देगा नहीं, 1 - 4 नहीं मिलने वाला। इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा कि माइनस करने पे a को b से, मतलब पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से माइनस करने पे हमको 10 मिल जाए। तो इसका मतलब r क्या है, r खाली हो गया, कोई एलिमेंट ही नहीं है। और खाली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो रिलेशन क्या हो गया, 5 बन गया, एम्प्टी हो गया। इसी को कहते हैं क्या, एम्प्टी रिलेशन। जब रिलेशन में कुछ ना मिले, खाली हो, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। और एक और बात देखो, ये तो आपको पता ही होगा पहले से कि ये मैंने अभी पीछे बताया है क्या, कि जो रिलेशन बनता है, जो रिलेशन होता है वो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, a क्रॉस a, उसका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ गया, फाई आ गया, फाई भी होता है ना सबसेट, ये तो तुमने पढ़ा ही है क्या, कि फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट ले लो दुनिया का, फाई सबका सबसेट होगा। तो फाई भी क्या हो गया, a क्रॉस a का सबसेट हो गया। ये एक तरीके से रिज़ल्ट है, ये रिकॉल, ये समझ लो एक तरीके का रिकॉल करने की चीज़ है कि फाई जो है सभी का सबसेट होता है। तो फाई a क्रॉस a का भी सबसेट हो गया, और पीछे बताया ही मैंने कि रिलेशन जो निकल के आता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो फाई भी a क्रॉस a का सबसेट हो गया। ये बस ऐसे ही समझाने के लिए था, बाकी एम्प्टी रिलेशन तो समझ में आ ही गया होगा क्या होता है। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एम्प्टी मतलब खाली, यूनिवर्सल मतलब पूरा पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वही पूरा का पूरा रिलेशन बन के आ जा रहा होगा। ठीक, अरे भाई सबसेट होता है तो हो सकता है दोनों चीज़ होती है ना। इस सबसेट का मतलब क्या होता है, आर इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b और r इज़ इक्वल टू a क्रॉस b, मतलब पूरा का पूरा a क्रॉस a आर में कंटेन्ड हो जाए। तो जब पूरा का पूरा a क्रॉस a आर में कंटेन्ड हो जाता है तो वो क्या, किस तरीके का रिलेशन बनाता है, यूनिवर्सल रिलेशन बनाता है। अब एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसी सेट को फिर यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन मैंने बताया ना क्या होता है, एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे सपोज़ a क्या है, उसी सेट को लिया जा रहा है, a जो है 1 2 3 4 है, और दूसरा रिलेशन डिफाइन किया जाएगा यहाँ पे। a क्रॉस से तो निकालना ही पड़ेगा, तो a क्रॉस से यही सारी चीज़ें आ गई। ठीक, रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे रिलेशन डिफाइन है। r डैश बोला है इसको, r डैश किस तरीके से डिफाइन है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जिसमें ऐसे कि मॉड ऑफ a माइनस बी,
इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड मतलब पहले एलिमेंट में से दूसरे को माइनस करें और उसका मॉड लें, मतलब अगर वो निगेटिव एंटिटी दे रहा हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाए। चलो चेक करते हैं। 1 माइनस क्या हो गया, 1 माइनस 1 का मॉड कितना हो गया, 0 हो गया। वो 0 के बराबर भी है, यहाँ पे दिया है ना, इक्वल टू 0। या तो 0 से बड़ा आए पहले में से दूसरे एलिमेंट को माइनस करने पे और फिर उनका मॉड लेने पे, या तो वो 0 से बड़ा आए या तो 0 के बराबर आए। अब 1 माइनस 1 का मॉड कितना हो जाएगा, 0, तो 0 ही आ गया। तो आर डैश में क्या आ जाएगा, 1 1 आ गया। 1 माइनस 2 कितना आ गया, -1 आ गया। 1 माइनस 2 -1 आ गया और -1 का मॉड 1 आ गया। ठीक, कुछ मिस्टेक सी लग रही है, कोई और पेयर लिया है क्या आर के लिए, एक क्रॉस ही लिया है। सॉल्व पेयर, अच्छा चलो देखते हैं। 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1 आ गया। -1 का मॉड, हाँ सही तो है, -1 का मॉड कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे यहाँ कर देती हूँ, ये रफ वर्क है, समझाने के लिए है। ठीक, देखो सेकेंड एलिमेंट को ले रहे हैं, 1 2 को ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी है और उसका मॉड लिया गया है। 1 माइनस 2 का मॉड लिया गया है, कितना आ जाएगा, -1, और -1 का मॉड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मॉड की यही डेफिनेशन होती है कि वो मॉड ऑफ -x कितना दे देता है, x दे देता है। तो ये 1 आ गया, और ये 1 क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना, 0 से बड़ा है, तो ये भी कंटेंट इसमें आ गया, ये भी ऑर्डर्ड पेयर आ गया। 1 3 को ले लो, 1 3 को ले लो, एक दो समझा देती हूँ फिर समझ में आ जाएगा। 1 माइनस 3 का मॉड कितना आ गया, -2 का मॉड कितना हो गया, ये 2 हो गया। ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो ये वाला पेयर भी हो गया 1 और 3 का। ठीक, फिर 1 और 4 को ले लो, 1 और 4 को ले लो, कितना हो गया, मॉड ऑफ 1 माइनस 4 कितना हो गया, ये -3 हो गया। मॉड ऑफ -3 ये हो गया 3, ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया, तो ये भी आ गया 1 4। 2 1 को ले लो, 2 1 को ले लो, 2 माइनस 1 करो, मॉड ले लो, ये आ गया 1 का मॉड, मतलब 1, ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही हुआ। 1 क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो 2 और 1 भी इस रिलेशन में का पार्ट हो जाएगा। 2 2 को ले लो, 2 और 2 माइनस 2 कितना दे देगा, 0 दे देगा। और 0 तो बोला ही है कि हाँ चलो 0 के इक्वल भी होगा तो हम अपने अंदर कंटेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 को ले लो, 2 और 3 कितना हो जाएगा, देखो 2 और 3 को ले लो, 2 1 हो गया, हाँ 2 2 3 को ले लो, 2 3 कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 3, ये हो गया मॉड ऑफ -1 जो कि कितना आ गया 1, और ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो ये भी हो गया। 2 4 को ले लो, 2 माइनस 4 कितना हो गया, -2 हो गया। -2 का मॉड कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, तो 2 4 आ गया। इसी तरीके से बाकियों को भी तुम चेक करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जब तुम लोग चेक करोगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो ये सब भी इसी रिलेशन के अंडर आ जाएंगे। मतलब ये पूरा का पूरा जो रिलेशन बनेगा ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक, देखो ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इस केस में आर डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, ये रफ वर्क है, आर डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, पूरा का पूरा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। ठीक, तो इस जब ऐसा केस बनता है तो उस केस में रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, समझ में आया, आ गया होगा, कोई भी इसमें टफ नहीं था, कुछ भी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये क्या है,
ये अब आप ट्राई करना। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, मतलब एम्प्टी रिलेशन और इसको यूनिवर्सल रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। ये दो क्वेश्चन क्या है, अब ये कराऊँ या कर लोगे? अ सेट, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज़ स्कूल, मीन्स ए किस तरीके का सेट है, इसमें सारे बॉयज़ आ रहे हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाई आर ए बी का ऑर्डर्ड पेयर A is a sister of B is the empty relation and R dash is equal to AB. The difference between the height of A and B is less than 3 meter is the universal relation. ठीक, अब देखो कैसे करना है। Let A be the set of all the student of boys school. ठीक है, कि कोई बॉयज़ स्कूल है, ठीक है। कह रहा है कि ए कोई बॉयज़ स्कूल है, उसमें से ए क्या किस तरीके का सेट है, वो उस बॉयज़ स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट है। तो ए में क्या आ गए, सारे बॉयज़ ही आ गए। समझ में आया ना कि ए किस तरीके का सेट हो गया, सारे बॉयज़ का सेट हो गया। अब उस सेट में से ऐसा बनाना है, ऐसा आर निकालना है, रिलेशन निकालना है, तो पहले तुम ए क्रॉस ए निकालोगे ही। एक ए किस तरीके का सेट है, सारे बॉयज़ हैं, बॉयज़ का सेट है। फिर ए क्रॉस ए जो निकालोगे वो भी तो जो ऑर्डर्ड पेयर बन के आएगा वो भी इसी तरीके का होगा ना, कि बॉयज़ ही होंगे उसमें। जब सेट ए में ही सारे बॉयज़ हैं तो ए क्रॉस ए में भी सारे बॉयज़ होंगे, ठीक है। तो रिलेशन डिफ़ाइन करना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा इस तरीके से हमको उसमें से निकालना है कि ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। कहाँ से सिस्टर होगा, जब ए क्रॉस ए में सारे ऑर्डर्ड पेयर में ए बी बॉयज़ ही हैं तो ए और बी सिस्टर कहाँ से हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये एक एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक, देखो ये वही चीज़ यहाँ लिखी है, सिंस द स्कूल इज़ बॉयज़ स्कूल बट लड़कों का स्कूल है, तो नो स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। मीन्स वही बात है कि कोई भी स्टूडेंट किसी की सिस्टर नहीं हो सकता है। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ इस केस में, 5 हो जाएगा। मीन्स आर एक एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, यहाँ पे फिर है अगला चीज़ कि हाँ, आर डैश किस तरीके का रिलेशन है, ए और बी के बीच का रिलेशन है, जहाँ पे ए और बी की हाइट 3 मीटर से कम की होगी। 3 मीटर बराबर कितना फुट होता है, 9 पॉइंट समथिंग फुट के बराबर होगा, फीट कह लो, 9 पॉइंट समथिंग फीट के बराबर होगा। तो किसी भी दो बॉय स्टूडेंट के बीच के हाइट का डिफरेंस 9 फीट तो हो नहीं सकता। बहुत ही मतलब इररेलीवेंट सी बात हो जाएगी कि किसी भी दो स्टूडेंट की हाइट का डिफरेंस 9 फीट हो या 9 फीट से ज़्यादा हो। ऑब्वियस है वो 9 फीट से कम का ही होगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए जो पूरा सेट बन के आएगा, ए क्रॉस ए जो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो पूरा का पूरा आर डैश रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आर डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा, और ऐसे केस में आर डैश क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट ये जो रिमार्क है ये आपका पढ़ने का काम है, आप पढ़ना, नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं बताऊंगी क्या है ये। फिर अब है आपका रिलेशन कितने टाइप के होते हैं वो बताए गए हैं। 3 टाइप के रिलेशन है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, और एक आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। यहाँ डिफ़ाइन किया गया है तीनों क्या क्या होते हैं। अगर कोई रिलेशन आर है इन सेट ए, ये बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझ में आएगा। अब जो डिफिनीशन लिखी है तो मेरा काम है बताना, तो मैं बता रही हूँ। अगर कोई रिलेशन आर है इन सेट ए पे डिफाइन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये तो पता ही होना चाहिए। A1 A2 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 भी आर में बिलोंग करेगा। A1 A2 अगर आर में बिलोंग कर रहा है, A2 A3 भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो A1 A3 भी आर में बिलोंग करेगा। सपोज़ ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि आर कुछ दिया हुआ है, आपका आर कोई सेट बनाया है, ठीक। तो उसमें से 2 सेट को उठा ले, तो अगर ए है, मतलब अगर 1 है यहाँ पे, अगर सपोज़ उस रिलेशन में कैसे ये ऐसे समझो
वैसे ये भी तो परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, तो इससे बताना भी सही नहीं होगा। तो ऐसे ही समझो, अभी के लिए ऐसे समझ लो, आगे एग्जाम्पल मिलेगा तो क्लियर होगा। मतलब दो सेम एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं और वो पेयर जो है वो पेयर ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। सिमेट्रिक A1 A2 है तो A2 A1 भी मिलना चाहिए आर में। A1 A2 अगर आर में है, A2 A3 आर में है, तो A1 A3 भी आर में मिलेगा। ये अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा। अभी आप बस ऐसे देख लो नोटेशन का तरीका। नेक्स्ट देखो क्या है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए सेट। हाँ, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो वो किस तरीके का रिलेशन होता है? वो होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे के ही बताती हूँ। सपोज़ एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, तो एग्जांपल लेते हैं। वैसे ये सब चीज़ें हैं आगे, लेकिन फिर भी हल्के छोटे छोटे एग्जांपल से समझा देती हूँ। फिर भी इस एग्जांपल्स में थोड़ी और टेक्निकलिटी है, वो आगे जब और क्वेश्चंस आएंगे तो समझ में आएंगे। एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक, आर सपोज़ कोई रिलेशन है किससे, ए से ए में, ए से ए में ही है, मीन्स ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा और उसमें से जो रिलेशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ मैं रिलेशन नहीं डिफ़ाइन कर रही हूँ कि क्या है रिलेशन, बस मैं सेट ए डिफ़ाइन कर दे रही हूँ कि 1 2 3 है। ठीक, और रिलेशन मैं डिफ़ाइन नहीं कर रही हूँ कोई स्पेसिफिक। अगर रिलेशन निकल के आता है क्या, और ए क्रॉस ए बता देती हूँ क्या है। ए क्रॉस ए लिखने में वैसे बहुत टाइम लगेगा। ऊपर है क्या ए क्रॉस ए, 3 से 3 तक। हाँ ठीक, ऊपर से भी काम चल जाएगा, लिख ही देती हूँ। अच्छा, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। 1 1 2 2 3, 1 1 1 2 लिख सकते थे, उसको भी पहले लिख सकते थे, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाती है ना कि क्या बचा रह गया है, इसलिए ऐसे लिखते हैं। 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। सपोज़ आर कोई रिलेशन डिफ़ाइन हुआ है और उस रिलेशन डिफ़ाइन होने के बाद ये निकल के आया है आपका, क्या रिलेशन लिया जाए? ठीक है, ऐसे ले सकते हैं रिलेशन हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, आर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी दोनों ही ए से बिलोंग करेगा, ए बी दोनों ही ए से बिलोंग करेगा, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सपोज़ ये रिलेशन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या निकल के आएगा? सिर्फ यही 3 मिलेंगे हमको, और तो कुछ मिलेगा नहीं जिसमें से ए स्क्वायर की वैल्यू टू बी स्क्वायर के बराबर हो जाए। अब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर तो होगा नहीं, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होना नहीं है। तो ये रिलेशन निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो डिफिनेशन बुक में दी हुई है उस पर आते हैं। ए बी से ए बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है? जब ए बिलोंग्स टू आर हो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब इस तरीके से समझाती हूँ आपको, देखो ए बिलोंग्स टू आर, ए आर में बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी, हर ए के लिए जो ए कहाँ बिलोंग कर रहा हो, ए में बिलोंग कर रहा हो, ए में बिलोंग कर रहा हो या ए क्रॉस ए कह लो, दोनों बात वही ही है। ठीक है, मतलब जो हमारा सिमिलर होना चाहिए, ऐसा समझो। अब एकदम सिंपल भाषा में समझाती हूँ, ये डिफिनीशन वगैरह छोड़ दो, बस इतना समझो कि दोनों ए और बी दोनों सेम होते हैं, दोनों ही ए और बी सेम होते हैं। बस इतना ध्यान रखो कि वो ए और बी ए क्रॉस ए में
आने चाहिए, आते ही हैं। ए क्रॉस ए में तो सभी आते हैं, और आर में जो रिलेशन निकल के आ रहा है उसमें ए और ए सेम आने चाहिए। जो भी ए है वही बी होना चाहिए, जो बी है वही ए होना चाहिए, मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर तुमने सिर्फ इतना लिखा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको सब चाहिए, सब चाहिए, जो भी ए क्रॉस ए में सिमिलर मिल रहा है वो सारे आर में होने चाहिए, तब जाके ये रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। और भी क्राइटेरिया हैं इसके, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन ये मेन क्राइटेरिया है कि सारे ही होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। और ज़्यादा क्लियर होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आते जाएंगे तब। अगर यहाँ पे क्या होता ना, एक्सरसाइज में से समझाऊँ या यहीं पूरा समझा दूँ? चलो ठीक है, अभी ये समझो कि ये जो मैंने समझाया है ये अभी सिर्फ एक क्राइटेरिया समझाइए, यही मेन क्राइटेरिया है। लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चन जब करोगे तो वैरायटी मिलती है, तो जब वैरायटी मिलने लगती है ना तो कन्फ्यूजन होने लगता है। तो और क्लैरिटी जो है क्वेश्चन से आएंगी, जब क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं इन रिलेशंस को फिर से एक बार वहाँ पे बताऊँगी। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है, अगर वही सेट को ले लेती हूँ, जैसे उसी में से आर को लिख लेती हूँ जो मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया है। ये जो ए क्रॉस ए डिफ़ाइन किया है इसी में से एक मैं रिलेशन लिख लेती हूँ, कि एक सबसेट लिख लेती हूँ। वही रिलेशन है, वही वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी में मैंने डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि 1 2 है, 2 1 है, मीन्स ए और बी अगर आ रहा है, A1 A2 कह लो, तो A2 A1 भी आना चाहिए उस रिलेशन में। A1 2 है तो 2 1 भी है, 3 2 है तो 2 3 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। कम्यूट करना चाहिए, मतलब 1 2 है तो 2 1 भी आए, 3 2 है तो 2 3 भी आए, 1 3 है तो 3 1 भी आए, ठीक है। ये हो गया। अब हाँ, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है आपका। और यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है कि जितने कम्यूटेटिव हैं हम सारे लिखें, कुछ छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी जो है ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि देखो, ठीक है, अभी तुम ऐसे ही मेजर मेजर समझो, उसमें और इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को मैं और एग्जांपल देके क्लियरली समझाऊंगी। अभी ये सिर्फ मेजर समझो, जो जितना इसमें लिखा है मैं सिर्फ वही पॉइंट्स उठा रही हूँ समझाने के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? सपोज़ कोई एग्जांपल ले लो, ये है ना,
इसी के बेसिस पे समझा रही हूँ कि A1 A2 अगर आर में है तो A2 A3 भी आर में हो, तो ये इम्प्लॉय करता है कि A1 A3 भी आर में मिलने चाहिए। मतलब कि A क्रॉस A में क्या थे, A क्रॉस A में ये तीनों हैं, और आर जब बन रहा है, देखो अब मैंने कोई रिलेशन डिफ़ाइन नहीं किया है, सपोज़ कर लेते हैं कोई रिलेशन डिफ़ाइन होगा। अब मैंने पहले वाले में रिलेशन डिफ़ाइन कर लिया था, यहाँ मैंने रिलेशन डिफ़ाइन कर लिया था, अब उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कोई सोच के ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा। वो तो मैं ऐसे ही तुम लोगों को समझाने के लिए बस ऐसे ही निकाल ली हूँ, लिख ली हूँ। समझाने के लिए मुझे कुछ रिलेशन सोचना पड़ेगा, तो ठीक है। मैंने ऐसे रैंडमली लिख लिया है रिलेशन, मैंने कुछ सोचा नहीं है कि किस बेसिस पे मैं इसको लिख रही हूँ। तो क्या है यहाँ पे, हाँ ये है ना सपोज ट्रांजिटिव रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव में ये होता है कि ए बी अगर है और बी सी है, तो ए सी भी उसी आर में मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। ठीक, और टेक्निकलिटी है तीनों में, थोड़ी थोड़ी और टेक्निकलिटी है, लेकिन इसमें यहाँ बताया नहीं है, तो इसलिए मैं और नहीं बता रही हूँ। जितना इसने यहाँ पे बताया है उतना ही बता रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो मैंने चूज़ किया है इसको मैं कुछ सोच के रिलेशन डिफ़ाइन कर दूँगी, या नहीं भी किया तो भी, तो अब तुमको समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर a relation in T given by R is equal to T1 T2, T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। ठीक, ये हमको प्रूव करना है। अब प्रूफ क्या करना है, समझ में आया कि नहीं। जैसे कह रहा है टी क्या है, सपोज टी जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, सारे ट्राइंगल का सेट है वो, और T1 T2, T1 इज़ कॉन्गुरेंट टू T2, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की कॉन्गुरेंट है, ऐसा प्रूफ करना है। हाँ, R is reflexive since every triangle is congruent to itself. Further, T1 T2 T हाँ ठीक है, बहकाने वाला क्वेश्चन नहीं है और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल में है क्या, देखो एग्जाम्पल 2, आर को रिफ्लेक्ट कह रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि उसको हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दें। और रिलेशन डिफाइन कैसे है, रिलेशन टी है क्या है, टी जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है, टी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है। आर डिफाइन है किस तरीके से, T1 T2, जहाँ पे T1 इज़, ये रिलेशन है कि ये रिलेशन दे रहा है। T1 T2 क्या हो जाएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे टी के। टी सपोज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसमें ट्राइंगल्स के सेट हैं, सपोज ट्राइंगल के सेट मतलब कोई शेप वाइज भी हो सकते हैं, और शेप वाइज मीन्स किसी की लेंथ कुछ है किसी की कुछ है, ऐसे करके। तो T1 T2 है, T1 इज़ कॉन्गुरेंट टू T2, ये प्रूव करना है हमको। रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ होता है, अभी बताया है। रिफ्लेक्सिव प्रूफ होता है जब T1 इज़ कॉन्गुरेंट टू T2, अगर T1 इज़ कॉन्गुरेंट टू T1 हो जाए, एक खुद से ही रिलेट कर जाए। पीछे था, पढ़ाया था कि वो जो दो एलिमेंट आ रहे हैं, दो एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन डिफाइन है, उसमें से वो उस पे ही खुद पे ही डिफाइन हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, T1 इज़ कॉन्गुरेंट टू T1, कोई भी ट्राइंगल क्या हो जाता है, खुद के कॉन्गुरेंट होता है। यहाँ लिखा है ना, एवरी ट्राइंगल इज़ कॉन्गुरेंट टू इटसेल्फ, सभी ट्राइंगल खुद के कॉन्गुरेंट होता है। एवरी ट्राइंगल इज़ कॉन्गुरेंट टू इटसेल्फ, कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्गुरेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज़ रिफ्लेक्सिव, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या प्रूव करना होता है, कम्यूट दिखाना होता है। T1 इज़ कॉन्गुरेंट टू T2,
तो T2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T1 ये दिखाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर T1 T2 किस तरीके से डिफाइन है, T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो T2 भी क्या हो जाएगा, T1 के कॉन्ग्रुएंट है। A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू A, यही तो होता है। तो T2 T1 इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा कि T2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T1, हो गया ना। तो R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको पहले भी लिख सकते थे और इसको बाद में भी लिख सकते थे। हाँ, बल्कि ऐसे ही लिखना चाहिए था। क्यों, क्योंकि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये यही इम्प्लॉय कर दिया कि T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट है। इसको बाद में लिख लो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक, T2 इज़ रिलेटेड टू T1 हो गया। तो R क्या होगा, R हो गया सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव प्रूफ कैसे होगा, दो वो लेने होंगे, एलिमेंट लेने होंगे अलग अलग, दो ऑर्डर पेयर लेने होंगे, T1 T2 और T2 T3। दिखाना पड़ेगा कि ये R में बिलोंग कर रहा है। तो ये इम्प्लॉय करेगा T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, तो ये इम्प्लॉय करेगा T1 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, ये इम्प्लॉय करेगा T1 T3 R में बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स देखो ऐसे, T1 T2, T1 क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, हाँ यहाँ पहले बताना पड़ेगा ना कि हम लोग ले क्या रहे हैं। T1 T2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ऊपर वाली लाइन में लिखा जाएगा। तो ये बता देगा T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 और T3 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, उसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या इम्प्लॉय करेगा कि T2 T3 जो एलिमेंट होंगे वो T2 जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T3 के, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो R हाँ, T1 T2 कॉन्ग्रुएंट, T2 T3 कॉन्ग्रुएंट, तो T1 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये इम्प्लॉय करेगा T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T3। ठीक, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, T1 T3 बिलोंग्स टू R, ये भी उसी सेट R में आ गया, उसी रिलेशन में आ गया। R क्या है, रिलेशन जो बनता है उसका सेट है। तो T1 T3 भी R में आ गया, तो R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो गया। तो R क्या हो गया, R एक, ओ सॉरी मैं तो रियल नंबर लिखते जा रही हूँ हर जगह, एक ही ऐसे होगा ना। R क्या है, रिलेशन का सेट है, रियल नंबर का सेट नहीं है। ठीक है, तो R क्या हो गया, R इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर है बच्चों, चलो बचे हुए कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको आप खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज कराने के बाद कराऊंगी। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो लाइफ को।